चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10 से, है ना। आज हम लोग इसी अभ्यास को हल करेंगे। और देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। ठीक है, हम लोग का इकाई 10 है, चैप्टर 10 है चतुर्भुज की रचना। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है ना ज्चतुर्भुज की रचना करना, जबकि हम लोग को चतुर्भुज का रचना करना सीखेंगे और ये सब दिया रहेगा, है ना। यदि दे दे कि 4 भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हों तब हम लोग चतुर्भुज का रचना करना सीखेंगे। 3 भुजाएं तथा 2 विकर्ण दिए हों, ठीक है, 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण तथा अन्य 2 कोण दिए हों। और फिर दिया है कि 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण दिए हों, 4 भुजाएं और 1 कोण दिए हो, ठीक है, तब हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। और चतुर्भुज होता क्या है, 4 भुजाएं रहेंगी, 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज बनाया गया है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में चतुर्भुज ABCD को देखकर निम्नांकित सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया है और उसके मदद से हम लोग को यहाँ सारणी को पूरा करना है। तो हम लोग को इसमें पहला दिया हुआ है ना क्रम संख्या, इसमें चतुर्भुज के अंग, मतलब चतुर्भुज के बारे में दिया हुआ है, चतुर्भुज के ABCD अंगों के नाम हमें देना है। ठीक है, 4 इसमें शीर्ष बताना है। कोई चतुर्भुज रहता है 4 शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है कोना। ठीक है, तो देखिए यही है हम लोग का, एक हो जाएगा A हो जाएगा, यहाँ पे BCD यही शीर्ष हैं सब। ठीक है, शीर्ष मतलब यही होता है कोना। ठीक है, जहाँ पर एक भुजा दूसरे भुजा से मिलती है, ठीक है, वही होता है शीर्ष। तो यही होगा, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, AB हो गया, CB होगा शीर्ष और D भी होगा। तो यहाँ पर C और D अभी नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग भर देते हैं। ठीक है, CD। अच्छा, 4 भुजाएं कौन भुजाएं, मतलब यहाँ पे जो आपको रेखाखंड दिया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, कुल 4 रेखाखंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, AB भुजा दिया हुआ है सिर्फ, मतलब A से AB ये वाली सिर्फ भुजा दिया हुआ है, तो आपको भुजा BC भी रहेगा। इसमें कौन कौन भुजा रहेगा, भुजा BC रहेगा और CD भी रहेगा। और यहाँ पे भर रहे हैं हम लोग ना CD। ठीक है, और कौन सा है, A भी रहेगा, AD लिख दें या DA लिख दें, तो हम चलिए AD लिख देते हैं। 4 भुजाएं रहेंगी, 4 भुजाओं को हमने नाम लिख दिया। एक AB दिया हुआ था और यहाँ पे एक BC हो जाएगा, यहाँ पे CD हो जाएगा, यहाँ पे इसको हमने AD लिख दिया, है ना। AD लिख दीजिए या DA लिख दीजिए, दोनों तरह से बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे AB भुजा है तो AB लिख दीजिए या BA लिख दीजिए, दोनों तरह से बात एक ही है। और थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है 4 कोण। ठीक है, चतुर्भुज में ना यहाँ पे 4 कोण होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना BCD, तो देखिए यहाँ पर A भी होगा कोण। ठीक है, एक यह कोण हो गया, एक यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, है ना। जब भी 2 रेखाएं या 2 किरण आपस में प्रतिच्छेद करता है तो उनके मध्य में यहाँ पे कोण बनता है। ठीक है, यह कोण हो जाएगा। यहाँ पर यह चतुर्भुज का है ना, यहाँ पे अंतः कोणों की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अंदर कोण बन रहा है ना, इसके बाहर भी कोण बनेगा, बाह्य कोण कहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे अंतः कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की यह बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण A भी बनेगा। ठीक है, कोण A को भी हम लोग लिख देते हैं BCD। यहाँ सब तो ये सब तो दिया हुआ था। ठीक है, फिर हमें चौथा पॉइंट दिया हुआ है संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाओं का मतलब क्या होता है, 2 साथ की भुजाओं की, जैसे इस भुजा की बात कर रहे हैं तो यह संलग्न भुजा है। ठीक है, इन दो, है ना, संलग्न भुजाएं 2 भुजाओं को लेंगे। ठीक है, या तो फिर आप इन दोनों को ले सकते हैं, इसको फिर इसको ले लीजिए, फिर इसको ले लीजिए, है ना। ये 2 भुजाओं को साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर AB और AD दिया हुआ है, तो देख रहे हैं यहाँ पे AB इसको दिया हुआ है और AD इन 2 भुजाओं को साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुल 4 प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, AB और AD लिख दिए। ठीक है, हम लिख सकते हैं और क्या, AB और BC को लिख सकते हैं, AB, यहाँ पे AB और BC, AB और हमने BC को लिख दिया, AB और BC, फिर आप BC और यहाँ पे CD लिख दीजिए, AB लिख सकते हैं, CD और यहाँ पे AD लिख दीजिए, इसको भी कुल 4 प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक यह हो गया, एक यहाँ पे यह 2 हो जाएगा, एक यहाँ पे इन दोनों को लेंगे तो 1, इन दोनों को लेंगे तो 2, फिर इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर इन दोनों को लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 प्रकार से आप लिख सकते हैं, लिखना रहेगा तो लिख देंगे। और विकर्ण की बात होते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पर शीर्ष हैं, यहाँ पे सम्मुख शीर्ष यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पे A से C को मिला देंगे, यह आपका विकर्ण हो जाएगा। यहाँ पे B से और D को मिला देंगे, यह आपका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मुख शीर्षों को मिला दीजिए तो विकर्ण हो गया AC, विकर्ण AC हो जाएगा। और यहाँ पर एक यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग को BD। ठीक है, इसको लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे, BD हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सम्मुख कोण तो हम लोग जानते हैं कुल 4 कोण होगा। ठीक है, चारों अंतः कोण की बात करें यहाँ पे तो 4 तो कोण होगा। सम्मुख कोण की बात करें तो सामने वाला कोण कौन सा है, कोण यहाँ पे D के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण B है। या B की बात करें तो यही हो जाएगा, सम्मुख कोण यही दोनों हैं आपस में। और यहाँ पर A की बात करें तो कौन सा होगा, A के सामने कौन सा पड़ रहा है, C, तो यह हो जाएगा। और C की बात करें तो A हो जाएगा, यही है, ये सब आपस में सम्मुख कोण है, ये दोनों आपस में सम्मुख कोण है। ठीक है, देखिए तो कोण A और C दिया हुआ है हम लोग को, कोण A और C सम्मुख कोण है। और कौन कौन है, कोण D और B को लिखना रहेगा तो लिख देंगे यहाँ पे कोण, यहाँ पे D और B।
ठीक है। ये दो कोण आपस में समूह कोण है, ये दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समूह कोण हो गया। चलिए समूह भुजाएं, अब भुजाएं का सामने भुजाएं की बात कर रहा है, ठीक है। समूह भुजाएं मतलब यहाँ पे AD जो भुजा है इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा यहाँ पे BC है ना। समूह मतलब सामने, इसके सामने ये दोनों आपस में समूह भुजाएं रहेंगी, ठीक है। इस वाली भुजा के समूह भुजा बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, इस भुजा के समूह भुजा की बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। उसी तरह से इस भुजा के समूह भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और इस भुजा के समूह बात करेंगे तो यह वाला हो जाएगा, ठीक है। समूह भुजाएं दिया हुआ है कि भुजा AB की समूह भुजा यहाँ पे DC दिया हुआ है, ठीक है। AB कहाँ है, AB की भुजा यहाँ पे समूह भुजा यहीं DC है, तो यहाँ तो ठीक है। अच्छा, AD की समूह भुजा बात करें तो AD की समूह भुजा यहाँ पर हो जाएगा BC हो जाएगा। AD की समूह भुजा कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे कि BC हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, हम लोग चतुर्भुज के यहाँ पे प्रकार दिया गया है, हम लोग इन सबको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्राइपेजियम, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ना समानांतर रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक हमें यह चतुर्भुज दे दिया गया है ABCD, तो यहाँ पर यह भुजा ना, जो यहाँ पर AB भुजा है वो यहाँ पे CD भुजा के समांतर है। समांतर मतलब इनकी यदि हम लोग यहाँ पे बीच की यहाँ पे लंबवत दूरी 90 अंश बनाते हुए यहाँ पे लंबवत यहाँ पर हम लोग खींच देंगे ना, तो यहाँ पर लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। समानांतर जो भी रेखाएँ रहती हैं वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो यही होता है, यहाँ पे एक समूह भुजाओं का एक युग्म ना समानांतर रहेगा। तो यहाँ पे समलंब दिया हुआ है, वह चतुर्भुज जिसके समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। क्या होता है, समांतर, बस यही डिफिनीशन होता है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्या खासियत रहेगा ना, कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो गया तो यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर रहेगी, यह वाली भुजा भी इसके समांतर रहेगी, और सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर तो रहेंगी, साथ साथ इनका ना यहाँ पे आपस में बराबर भी रहेंगी, ठीक है। समांतर यह वाली भुजा जैसे इस भुजा के समांतर है, साथ साथ ये वाली लंबाई भी आपस में बराबर रहेगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर रहेगी, और सम्मुख कोण ना आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। यह वाला कोण इस कोण के यह बराबर हो जाएगा, यह वाला कोण इसके, यह वाला कोण इसके, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। फिर हमें तीसरा प्रकार दिया हुआ है यहाँ पे समचतुर्भुज, है ना। अच्छा, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में ना चारों भुजाएं इसके बराबर रहेंगी, है ना। यह दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाओं आपस में समांतर तो रहेंगी, यह वाली भुजा इसके समानांतर, यह वाली भुजा इसके समांतर, सम्मुख भुजाएं आपस में तो समांतर रहेंगी, साथ साथ चारों भुजाएं आपस में बराबर भी रहेंगे, ठीक है। चारों भुजाएं, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे सम्मुख कोण आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है समचतुर्भुज रोम्बस वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को ना 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं ना, समकोण लिख सकते हैं हम लोग। समकोण पर यहाँ पे 90 अंश ये बनाएंगे, ठीक है, 90 अंश पे प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग आयत के बारे में हम लोग जानते हैं। आयत में सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर भी रहती हैं, ठीक है। यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर, तथा यहाँ पे भुजाएं तो आपस में बराबर रहती हैं, यह वाली भुजा इसके बराबर, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 अंश रहता है, ठीक है। और यहीं इसकी विकर्ण की बात करें तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से A से हम लोग C को मिलाएंगे, यहाँ से B से हम लोग यहाँ पे D को मिलाएंगे, ठीक है। D से B को मिलाएं या B से D को मिलाएं, तो ये दोनों विकर्ण हम लोग जो खींचेंगे ना वो आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। आयत रेक्टेंगल दिया है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, ठीक है, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं, बराबर भी होती हैं, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर भी रहती हैं, और साथ ही साथ ना सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी रहती हैं, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर होती हैं, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। चलिए समकोण हम लोग लिख देते हैं। समकोण माने 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का रहेगा, समकोण होता है, ठीक है। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहीं वर्ग और स्क्वायर की बात करें तो वर्ग तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ना इसमें वर्ग में क्या रहेगा, समांतर जो सम्मुख भुजाएं रहेंगी वो आपस में समांतर तो रहेंगी, यह वाली भुजा इसके समांतर रहेगी, यह वाली भुजा इसके समांतर रहेगी, साथ ही साथ सभी भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। यदि यह वाली भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो सब भुजाएं क्या रहेंगी, सब, यह भी 2 सेंटीमीटर, यह भी 2 सेंटीमीटर, यह भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, साथ ही साथ यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या रहेगा, 90 अंश का रहेगा, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 अंश का रहे, और वहीं यहाँ पर भी हम लोग विकर्ण खींच देंगे ना, A से C को मिला देंगे, यहाँ से B से D को मिला दीजिए, तो यह भी आपस में बराबर ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया वर्ग स्क्वायर वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं
बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण, यहाँ पे समकोण हम लोग लिख देते हैं, चलिए समकोण ही लिख देते हैं, समकोण या 90 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैसे विकर्ण खींच दिए ना, तो यहाँ पर इनके बीच 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश, यहाँ पर भी 90 अंश, यहाँ पर भी सब 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं उत्तल चतुर्भुज, है ना, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पर। ये क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसके, जैसे यहाँ पे चतुर्भुज रहेगा ना, तो यहाँ पर ना कोई भी यहाँ पर जो यहाँ पे अंतःकोण बनाए, कुल 4 अंतःकोण रहेंगे, ठीक है। सभी कोण ना 180 अंश से कम ही रहना चाहिए, ठीक है। वहीं 180 अंश से अधिक रहेगा तो यह वाला हो जाएगा अवतल चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटे ही होते हैं, ठीक है, कम ही रहेंगे। क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में दिए गए चतुर्भुजों में प्रत्येक चतुर्भुज का कोण 180 अंश से छोटा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना, यहाँ पे सब 180 अंश से, यहाँ पर जो जितना भी कोण बन रहा था, यहाँ पे सब अंतःकोण जो भी बन रहा था सब 180 अंश से छोटा ही था, 180 अंश से छोटा था। और वहीं हम लोग अवतल चतुर्भुज की बात करें, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की, तो यह क्या होता है, वह चतुर्भुज जैसे यहाँ पर ना चतुर्भुज तो रहेगा ही, 4 भुजाओं से बंद आकृति तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कोण जो हो जाएगा ना 180 अंश से अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका कोण बना है, तो यहाँ से एकदम सीधी लाइन रहता है तो 180 अंश का कोण बनता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि उससे भी आगे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 180 अंश से यह अधिक कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम लोग कह देंगे कि अवतल चतुर्भुज, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है। क्रमांक 7 में दिया गया चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज है जिसका एक कोण 180 कोण डी है, जो कोण डी दिया हुआ है 180 अंश से भी क्या है, बड़ा है, ठीक है, 180 अंश से बड़ा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे अवतल चतुर्भुज, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ना अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 10A को हल करने वाले हैं ना। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए, ठीक है। चलिए तो हम लोग हल करने वाले हैं पहला वाला प्रश्न में, पहला में भी हम लोग पहला हल करेंगे, है ना। बस यहाँ पर हम लोग को जो भी सत्य रहेगा उसको हम लोग सत्य बता देंगे, असत्य रहेगा तो असत्य बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो हाँ ये तो सही बात होता है, आप कोई भी, है ना, आप यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज हम बना दें, ठीक है, 4 भुजाओं से बंद आकृति हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही विकर्ण रहेगा, कुल इस तरह से हम लोग खींचेंगे तो एक विकर्ण यह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सम्मुख शीर्षों को मिला दीजिए, इस वाले सिर से इसको, इस वाले सिर से इसको, तो हमेशा आपको 2 ही विकर्ण मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात सही दिया हुआ है कि सम्मुख नहीं चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो यह सत्य बात है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं सत्य, ठीक है। चलिए हम लोग को सेकंड प्रश्न दिया हुआ है ना कि चतुर्भुज की चारों, यहाँ पे दिया चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है कि मतलब हमेशा बराबर हो, सिर्फ देखिए 2 बार ही आपस में बराबर रहेंगी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, जो कि होता है एक वर्ग में आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर रह जाएंगी, साथ साथ ही समांतर होता है, समूह भुजाएं आपस में समानांतर रहती हैं, चारों कोण आपस में बराबर रहेंगे, प्रत्येक कोण 90 अंश का रहेगा, यदि विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यह होता है एक वर्ग होता है, ठीक है, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। और एक होता है आपको समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में क्या रहता है ना कि चारों भुजाएं तो आपस में आपकी बराबर रहती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, साथ साथ ही हमारे सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर रहती हैं, ठीक है। सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर रहेंगी, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर रहेंगे, या विकर्ण खींच रहे हैं तो एक दूसरे को 90 अंश पे प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, 90 अंश पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बार वर्ग, यहाँ पे वर्ग में हो जाएगा, एक हो जाएगा सम चतुर्भुज में, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप मान लेते हैं कि कोई आप यहाँ पर यदि आप बना दिए आयत ही बना दिए, ठीक है, तो आयत में भी तो चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो सभी में नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज रहेगा ना तो यहाँ पे हमेशा बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बस यहाँ पे वर्ग रहेगा तब हो पाएगा, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर, और सम चतुर्भुज में होता है, सभी में नहीं होगा, क्योंकि कई प्रकार होता है यहाँ पे, है ना, हम लोग कई प्रकार देखें सम चतुर्भुज का, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेकेंड वाला हम लोग लिख देते हैं, ये हम लोग का बना कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, ये सही बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा हम लोग का, असत्य। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। जब यहाँ पर हम लोग को तीसरा प्रश्न दिया हुआ है ना
कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। ठीक है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान रहेंगी, ये तो सभी बार संभव नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग समलंब चतुर्भुज खींच देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज इस तरह से खींच दिया। ठीक है, यहाँ पर एक भुजा आपस में समानांतर है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का यही डिफिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समानांतर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ी ना यहाँ पर यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर रहेगी या फिर यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर कब रहेगा, या तो आयत रहे, या तो वर्ग रहे, या तो समचतुर्भुज रहे। ठीक है, समचतुर्भुज आयत वर्ग में इन्हीं सब में हो सकता है, बाकी सब में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात हम लोग का ना असत्य दिया है। ठीक है, कि यहाँ पे सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का समलंब चतुर्भुज में नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे सभी में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ना कोई भी कथन दे रहा है ना, तो सभी चतुर्भुज पर लागू होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी प्रकार, यहाँ पे यह बात बोल दे अभी। ठीक है, यह कथन दे दे कि यहाँ पे एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो यह सब पर लागू होगा। ठीक है, तो यह हो सकता है कोई चतुर्भुज में 4 कोण होता है, ऐसा बात बोल दे कि हाँ तो ये सही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कोई चतुर्भुज पर बोल रहा है ना, तो सब पर, सब चतुर्भुज पर लगना चाहिए जो जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, समलंब पढ़े, आयत पढ़े, वर्ग पढ़े। ठीक है, उत्तल अवतल चतुर्भुज पढ़े, ये सब चतुर्भुज पर नियम लगना चाहिए। ठीक है, एक पर भी अगर यह कथन फेल हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि यह कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया था कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान रहती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं समलंब चतुर्भुज पर नहीं लग रहा है, तो यह कथन ही हम लोग का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यह सत्य कथन दिया हुआ है। चलिए अब चौथा प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि वर्ग वह समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है। वर्ग, देखिए वर्ग हमने बनाया, यह समचतुर्भुज होता है। हाँ होता है, क्योंकि समचतुर्भुज का ही हम लोग का विशेषता होता है ना कि यहाँ पे भुजाएं आपस में समानांतर होनी चाहिए। ठीक है, यह वाली सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर हो, बराबर हो। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तो यह वाला नियम इस पर भी लगता है। ठीक है, यह इसी का एक रूप होता है यह। ठीक है, तो ठीक है, और यहाँ पे दिया गया ना, वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नियम रहता है, जैसे यहाँ पे समचतुर्भुज का परिभाषा होता है ना कि यहाँ पे सम्मुख भुजाएं समानांतर हैं, साथ साथ चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो यहाँ पे समचतुर्भुज है। ठीक है, यह समचतुर्भुज हो गया। अब इसी चतुर्भुज में यदि प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाता है ना, तो यही हम लोग का वर्ग हो जाता है। ठीक है, समचतुर्भुज में यदि कोण 90 अंश के हो जाए ना, तो वही वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं, यह सही बात लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह सत्य कथन दिया हुआ है। ठीक है, और अगला हमें 5वां दिया हुआ है ना कि आयत व समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, आयत की बात करें तो है ना, देखिए यदि हम लोग समांतर चतुर्भुज की बात करें तो सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना दें तो यह वाली भुजा इस भुजा की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होनी चाहिए, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर तो रहेगी। ठीक है, यही होता है समांतर चतुर्भुज का कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, इतना यह हो गया समांतर चतुर्भुज की विशेषता। ठीक है, अब यही बात करें आयत में, क्या हो जाएगा कि यही रहेगा। ठीक है, इसका सब नियम इस पे लगेगा। ठीक है, आयत पे, आयत यदि हम लोग यहाँ पे बना दें तो यहाँ पे ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर तथा बराबर तो रहती है, ये वाले बराबर रहता है। साथ बस ये हो जाता है कि इसमें कोण की चर्चा कर देता है कि यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इसका जो नियम रहेगा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर रहेंगी, तो यह वाला नियम इसमें लगेगा। ठीक है, समांतर रहेंगी, बस इसमें कोण का चर्चा कर देगा कि प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी हम लोग का सत्य कथन दिया हुआ है। ठीक है, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो यह सही दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख देते हैं सत्य कथन है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को छठा ना कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, यह सही कथन दिया हुआ है। यहाँ पे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग ना 360 अंश होता है। ठीक है, तो यह कथन हम लोग का सत्य है, इसको हम लोग लिख देते हैं सत्य। और त्रिभुज की बात करते हैं तो 180 अंश हो जाता। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 7वां वाले प्रश्न में। 7वां दिया हुआ है ना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। तो ठीक है, तो यह भी बात सही है। ठीक है, कोई भी समांतर चतुर्भुज ले लीजिए, यहाँ पे विकर्ण आपस में, यह वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण के आपस में बराबर ही रहेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर यह भी तो समांतर चतुर्भुज ही है। आयत की भी बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग यदि विकर्ण खींचे तो यह भी आपस में बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी कथन हम लोग का सत्य है, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं, यह भी हम लोग का सत्य कथन है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 8वां वाले प्रश्न में। 8वां दिया हुआ है ना कि चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, देखिए चतुर्भुज के यहाँ पर ना यदि हम लोग यहाँ पे वर्ग की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं। ठीक है, तो तब तो सही रहता। लेकिन यदि हम लोग मान लेते हैं कि कोई हम लोग समलंब चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज ले लिया। ठीक है,
चलिए इस तरह से हमने कोई चतुर्भुज लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को यहाँ पे विकर्ण को मिला रहे हैं ना, तो क्या यहाँ पर समविभाजित कर रहे हैं, क्या यहाँ पे जो यह वाला मान लेते हैं यह वाला विकर्ण है, क्या यह वाली जो यहाँ से यहाँ तक की भुजा है, यहाँ पर मान लेते हैं प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर मिल रहा है, नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इस वाली विकर्ण की भी बात करें तो यहाँ पर सब में देखिए नियम तो सब में लगना चाहिए। ठीक है, यह कथन सब में संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि हम लोग इस विकर्ण की बात करें तो क्या यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह देंगे कि यदि हम लोग यह वर्ग यहाँ पे ना, यदि वर्ग का बोल देता है, आयत का बोल देता है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बोल देता है, यहाँ पे चतुर्भुज सिर्फ बोला हुआ है, तो चतुर्भुज का तो नहीं होगा। चतुर्भुज में सभी चतुर्भुज में यहाँ पे लागू होना चाहिए कथन, तो नहीं लगेगा। ठीक है, आयत में बोल देता, वर्ग में बोल देता, समांतर चतुर्भुज में तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर सभी में नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाएं, यदि हम लोग समलंब चतुर्भुज भी बना दें तो तभी भी क्या हो जाएगा, विकर्ण एक दूसरे को है ना, एक दूसरे को समविभाजित मतलब दो बराबर भागों में नहीं बांटेंगे। यह वाला जो भुजा बन रही है यह वाली भुजा के बराबर नहीं है, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो यह कथन हम लोग का हो जाएगा असत्य। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ना, निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुल 3 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग को 3 चतुर्भुज दिया गया, इन्हीं में हम लोग को प्रश्न बताना है। जो भी प्रश्न पूछा है उसका हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो हल हम लोग दूसरा वाले प्रश्न करने वाले। दूसरा में हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे पहले प्रश्न की हम लोग बात करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे पहले प्रश्न में हम लोग को बताना है ना कि निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले की बात करें क्रमानुसार उनकी भुजाओं, यहाँ पर इस चतुर्भुज की हम लोग बात करें ना, तो चतुर्भुज कौन सा है हम लोग का, यहाँ से नामकरण आप करना चाहेंगे तो DEFG कर देंगे, यही चतुर्भुज है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं हम लोग चतुर्भुज DE, नामकरण कहीं से भी कर दीजिए। यहाँ से यदि आप यफ से करना चाहेंगे तो FGDE कर देंगे। ठीक है, एक तरफ से करेंगे या इधर से करेंगे तो FEDG। ठीक है, जैसे आपको नामकरण करना है चारों को लिख दीजिए। चतुर्भुज हम लोग लिख देते हैं DEFG। ठीक है, DEFG में। ठीक है, इस चतुर्भुज की हम लोग बात कर रहे हैं पहले प्रश्न में। ठीक है, तो यही दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर हम लोग को पहले बात किया है ना कि उनकी भुजाओं की बात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं भुजाएं। इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं भुजाएं। भुजाएं मतलब यहाँ पे रेखाखंडों को बताना है किन किन से मिलकर बने हुए हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे D, यहाँ पर EF। ठीक है, EF है यहाँ पे। चलिए इसको भी हम लोग पहले लिख देते हैं DE, एक यह भुजा हो गई, और यहाँ पे EF को लिख दीजिए। कुल 4 भुजाएं रहती हैं, तो EF हो गया। ठीक है, और यहाँ पे FG हो जाएगा, FG को हमने लिख दिया, और यहाँ पे DG को लिख दीजिए, यहाँ पे GD लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने कुल 4 भुजाओं को लिख दिया। ठीक है, DE ये वाली भुजा, यहाँ पे EF ये वाली भुजा, यहाँ पे FG ये वाली भुजा, और यहाँ पे FG और यहाँ पे GD। ठीक है, 4 भुजाएं होती हैं, तो सभी हमने भुजाओं को लिख दिया। ठीक है, और शीर्षों की बात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं शीर्ष। ठीक है, शीर्ष हमने लिख दिया। चलिए कौन कौन सा शीर्ष है, शीर्ष मतलब कोना। यहाँ पे जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना, जहाँ पर 2 रेखाखंड आपस में मिलता है, इसी को शीर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर यह वाला रेखाखंड मिला, यह वाली भुजा आपस में यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर E बनेगा, शीर्ष E बनेगा। ठीक है, यहाँ पे F बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर G है। ठीक है, और यहाँ पे D को हम लोग लिख देते हैं। यही 4 शीर्ष हो गए। चलिए आगे हम लोग को प्रश्न दिया है कि यहाँ पे कोणों की बात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कोण, इसमें कौन कौन सा है। चलिए कोणों की हम लोग बात करते हैं। चलिए कोण, इसको D हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे कोण D। यदि हम लोग कोण D की बात करें ना, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले पूरे कोण की बात करें। ठीक है, कोण यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे कोण E हो जाएगा। ठीक है, कोण यहाँ पे F हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोण यदि हम F की बात करें ना, देखिए एक बार हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कोण E की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कोण है, ठीक है, अंतःकोण। यहाँ से F कोण की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना है, इस कोण की बात करें। G कोण की बात करें तो यहाँ से, और फिर यहाँ पे D कोण की बात करें तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर DEFG हो जाएगा। ठीक है, यही कुल 4 कोण बने हैं। ठीक है, चारों कोणों को हमने लिख दिया। ठीक है, कोण तो हो गया, और यहाँ पे विकर्णों के नाम लिखना है। ठीक है, तो विकर्ण हम लोग लिख देते हैं। विकर्ण मतलब यहाँ पे सम्मुख शीर्षों को मिला देंगे तो ही हो जाएगा आपका विकर्ण। यहाँ पे आपको G को और E को मिलाना पड़ेगा, GE, यह आपको विकर्ण हो जाएगा। एक यहाँ पर तो दिया हुआ है। ठीक है, कुल 2 विकर्ण रहेगा, कोई भी चतुर्भुज रहेगा तो उसमें 2 विकर्ण रहेगा, तो यहाँ विकर्ण हम लोग लिख देते हैं EG लिख दीजिए या GE लिख दीजिए। ठीक है, विकर्ण हम लोग लिख देते हैं GE।
यह हो जाएगा। चलिए एफ डी लिख दीजिए या डी एफ लिख दीजिए। चलिए डी एफ हम लोग लिख देते हैं। यही कुल 2 विकर्ण हो गया। चारों हमने भुजाओं को लिख दिया, चारों शीर्षों को लिख दिया, यहाँ पे 4 कोणों को लिख दिया और दोनों यहाँ पे हमने विकर्ण लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न तो हम लोग का हल हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाले प्रश्न में हम लोग को यही इसी चित्र के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग नामकरण कर देते हैं यक्स यू भी डब्ल्यू। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज का नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज यक्स यू भी डब्ल्यू। ठीक है, नामकरण आप कहीं से भी कर दीजिए, यू भी डब्ल्यू यक्स भी डब्ल्यू यक्स यू। ठीक है, किस तरह से नामकरण कर दीजिए। तो हमने यक्स यू यहाँ पे यू भी डब्ल्यू यहाँ पे हमने नामकरण कर दिया है। इसी चतुर्भुज में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भुजाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 भुजाएं तो रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं भुजाएं। तो भुजाएं इसमें कौन कौन सी है, यहाँ पे 4 कुल भुजाएं हैं। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे भुजाएं यू से लेकर भी तक, यह वाली एक भुजा है। ठीक है, यू भी भुजा है। और कौन सा है, भी डब्ल्यू भुजा है, भी डब्ल्यू। ठीक है, और कामा यहाँ पे डब्ल्यू यक्स हो जाएगा, डब्ल्यू यक्स एक ये भुजा हो जाएगी। यहाँ पे यक्स भी यक्स यू है। तो ठीक है, इस तरह से कुल 4 भुजाएं हैं। देखिए यही भुजा है हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यहाँ पे 2 भुजा या 3 भुजा, यहाँ पे ये 4 भुजा। चारों भुजाओं को हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे भुजाओं के बाद यहाँ पे शीर्ष की बात करना है। शीर्ष माने कोना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं। तो कहाँ पर मिल रही हैं, यह बिंदु यू पर मिल रही है ना, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग शीर्ष यू हो जाएगा, भी हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा और कामा हम लोग लिख दें यक्स हो जाएगा। चारों शीर्षों को लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अगला हमें दिया हुआ है ना कि अब कोणों की बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण। देख लीजिए इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कुल 4 कोण होंगे। तो यहाँ पर सभी कोणों को लिख दीजिए। हम लोग लिख देते हैं, चलिए यहीं से लिखते हैं हम लोग। कोण यक्स हो जाएगा, कामा कोण यू हो जाएगा। ठीक है, यू हो गया, कोण भी हो जाएगा और यहाँ पे कोण यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरह से कुल 4 कोणों को हमने लिख दिया। ठीक है, और कोणों के बाद विकर्ण। चलिए विकर्ण को भी हम लोग लिख देते हैं। कुल 2 ही विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, यू भी विकर्ण हो जाएगा, यहाँ पे यू डब्ल्यू। ठीक है, यू और डब्ल्यू एक विकर्ण हो गया, यह वाला विकर्ण। और यहाँ पे यह हो जाएगा यक्स भी, हम लोग लिख देते हैं यक्स भी। कुल 2 विकर्ण होगा, तो दोनों विकर्णों को हमने लिख दिया। सम्मुख शीर्षों को मिला देंगे तो वही विकर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे कुल 2 विकर्ण था, दोनों विकर्णों को हमने लिख दिया। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाला प्रश्न हमें दिया हुआ है ना, अब इस चतुर्भुज के बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है, लिख देते हैं। चलिए नामकरण भी कर देते हैं चतुर्भुज का। चतुर्भुज, चलिए यहाँ पर यस यू भी, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है टी क्यू आर यस टी। ठीक है, आर यस टी क्यू। ठीक है, कहीं से नामकरण कर दीजिए। चलिए तो हम लोग यहीं से नामकरण कर देते हैं, आर यस टी क्यू में। इसी चतुर्भुज में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम लोग भुजाओं के बारे में देख लेते हैं। भुजाएं लिख देते हैं। इसमें कौन कौन सी भुजाएं, कुल 4 भुजाएं। तो कहीं से लिख दीजिए। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्यू आर, एक यह भुजा हो जाएगी। यहाँ पे आर यस, यहाँ पे आर यस हो गया। ठीक है, यह वाली भुजा यस टी लिख देते हैं, यह वाली भुजा। यहाँ पे टी क्यू। ठीक है, इस तरह से कुल 4 भुजा हो गया। ठीक है, अब भुजा के बाद हमें बताना है शीर्ष के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शीर्ष माने कोना। यहाँ पे क्यू हो गया, क्यू हो जाएगा शीर्ष, आर हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुल 4 शीर्ष थे, चारों शीर्षों को हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर अब कोण की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कोण, कुल 4 कोण होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर जो क्यू पर अंत कोण बन रहा है, क्यू पर यहाँ पे बनेगा कोण, यहाँ पे आर पर बनेगा, यहाँ पे यस पर, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, और यहाँ पे जो टी पर कोण बन रहा है। ठीक है, इस तरह से कुल 4 कोण बना। ठीक है, कोण के बाद अब ना विकर्ण की बात करना है। ठीक है, तो विकर्ण हम लोग लिख देते हैं, विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मुख शीर्षों को मिला दीजिए। यहाँ पे टी आर तो दिया हुआ है, एक विकर्ण तो दिया हुआ है। ठीक है, टी आर। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। यह वाला विकर्ण हो गया, यहाँ पे इसको लिख देते हैं क्यू यस को, या यस क्यू लिख दीजिए। तो यस क्यू हम चलिए लिख देते हैं। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 अंश होता है। 3 तो दिया हुआ है, तो हम लोग 1 को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। दिया है चतुर्भुज के 3
3 कोण लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 75 अंश, ठीक है, 95 अंश और 110 अंश है, ठीक है, 110 अंश है। 3 कोण दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं। माना चतुर्भुज का चौथा कोण यक्ष अंश का है, यक्ष अंश का है, हम लोग मान लिया। तब हम लोग लिख देते हैं, तब हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। लिख देते हैं हम लोग चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सभी हम लोग चारों कोणों को जोड़ देंगे तो 360 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 75 प्लस 95, चलिए अंश भी लगा देते हैं, 95 अंश प्लस 110 अंश और प्लस यहाँ पर जो हम लोग एक माने हुए हैं चौथा यही, ये यहाँ पे चारों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 360 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दें, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, बराबर को उधर भेज देंगे। धनात्मक है फिलहाल में तो ये ऋणात्मक हो जाएंगे, 360 में से घटा देंगे तो यही यक्ष अंश का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इन तीनों संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है इकाई के स्थान पर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 में 5 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। एक हासिल हो जाएगा हम लोग का। चलिए दाएं का स्थान हम लोग जोड़ते हैं, 1 है, यहाँ पे 9 है, 1 9 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, एक हासिल देंगे 18 हो जाएगा, 18 को 8 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को एक हासिल लगा हुआ है, 1 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 280 अंश हो गया, ठीक है, प्लस यक्ष अंश बराबर यहाँ पे 360 अंश। यहाँ पे धन में राशि बराबर को उधर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। यक्ष अंश बराबर हो जाएगा 360 अंश ऋण 200, यहाँ पे 80 अंश, यहाँ पे 280 अंश, ठीक है। तो चलिए यक्ष अंश का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पर तो 0 इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे 0 तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, नहीं घट पा रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, हासिल ले देगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 में से 8 घटेगा तो 8 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। 80 अंश आया आपको, जो यक्ष का वैल्यू है ना 80 अंश निकल कर है। अतः हम लोग लिख देते हैं चतुर्भुज के हम लोग लिख देते हैं, यहाँ का लिख देते हैं, चतुर्भुज का चौथा कोण 80 अंश है, ठीक है। साथ ही साथ अब जैसे यहाँ पर 3 कोण है ना और यहाँ पे 80 अंश, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे ना तो आपको आ जाएगा 360 अंश, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश तथा 120 अंश है तथा शेष 2 कोण समान है तो उसके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल करने वाले हम लोग चौथा वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। दिया है चतुर्भुज के 2 कोण कितना अंश है, 60 अंश तथा 120 अंश है। चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश तथा 120 अंश है और दिया हुआ है कि तथा शेष 2 कोण समान है, मतलब बराबर है दोनों, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना शेष 2 कोण लिख देते हैं, शेष 2 कोण क्रमशः दोनों को हम लोग सेम ही वैल्यू मानेंगे, ठीक है। यक्ष अंश कामा यक्ष अंश हैं, ठीक है, दोनों का मान सेम ही है, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया माना शेष 2 कोण क्रमशः यक्ष अंश दोनों सेम ही है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हम लोग लिख देते हैं चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। फिर लिख देते हैं हम लोग इसलिए, ठीक है, यहाँ पे चूँकि है, फिर यहाँ पे इसलिए चारों कोणों को जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए सभी हम कोणों को जोड़ते हैं, यक्ष अंश प्लस यक्ष अंश
दो कोण तो यह है हम लोग को जो दोनों का वैल्यू सेम था, प्लस अभी क्या आपका है 60 अंश है और ये क्या आपका है 120 अंश का है। इन चारों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 अंश आएगा। तो इन दोनों को हम लोग जोड़कर बराबर को उधर कर लेते हैं। देखिए यह भी x अंश है, दोनों का वैल्यू सेम है, इन जोड़ देंगे 2x अंश हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस चलिए इन दोनों को हम लोग साथ में जोड़ लेते हैं क्योंकि ये सजाती पद था, ये आपस में जुड़ गया, ये भी सजाती पद है, ये संख्याएं हैं सब, ये दोनों चर हैं। ठीक है, यहाँ पे x का हम लोग कुछ न कुछ वैल्यू निकलेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, 120 में हम 60 जोड़ देंगे तो आपको 180 आ जाएगा बराबर 360 अंश। यहाँ पे प्लस में बराबर को उधर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2x। ठीक है, यहाँ प्लस बराबर को उधर जाएगा, ऋण हो जाएगा 360 ऋण 180 अंश। ठीक है, चलिए 2x अंश बराबर, चलिए 180 में 360 में से हम लोग 180 घटाएंगे ना, यहाँ पे धनात्मक था, बराबर को उधर हमने कर दिया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, 360 में से 180 घटाएंगे, 18 दूना 36 होता है ना, तो यही बचेगा 180 अंश ही बचेगा आएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग घटाएंगे 360 अंश में से 180 अंश, तो यहाँ पे 180 अंश आपका बचेगा, वो भी यहाँ पे धनात्मक, क्योंकि धनात्मक राशि अधिक थी। चलिए तो यहाँ पर हम लोग दो गुणा में है ना, बराबर के इधर भेज देंगे, भागा में आ जाएगा, तो x अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश, यहाँ पर बटा, यहाँ पे दो, यहाँ पे गुणा में है ना, बराबर किधर आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x अंश बराबर। ठीक है, आप 180 अंश में आप 2 से भाग दे देंगे ना, तो यहाँ पे 2 9 18 होता है, तो 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, जो x अंश हमने माना था, जो शेष दो कोण है ना, वो 90 अंश के हैं सब। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं चतुर्भुज के शेष दो कोण 90 अंश 90 अंश हैं। ठीक है, साथ ही साथ चलिए चारों कोणों को जोड़कर देखिए 360 अंश आ रहा है कहीं। देखिए आप 60 अंश, दो कोण जो आप कहते हैं, ठीक है, 60 अंश और 120 अंश थे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 मतलब 120 और 60 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 90 90 दोनों हैं, तो 90 90 को जोड़ देंगे 180 हो जाएगा। 180 और 180 मिलकर आपको 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने सही किया हुआ है। तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था, चतुर्भुज के दो कोण हमें दे दिया था 60 अंश 120 अंश, तथा बोल दिया था कि शेष दो कोण समान हैं, दोनों कोण बराबर हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि माना शेष दो कोण क्रमशः x अंश है। ठीक है, दोनों को हम लोग को सेम ही माना क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हम लोगों ने चारों कोणों को जोड़ा, दो कोण यहाँ थे, दो कोण यहाँ पे दिया था, इन चारों का योग कितना 360 अंश। तो इन दोनों को हम लोग देखिए, यहाँ पे x अंश थे, दोनों सेम था, सजाती पद था, इन दोनों को जोड़ दिया, 2x अंश हो गया, और इन दोनों को जोड़ा हम लोग 60 120 अंश को, तो 180 अंश हो गया। धन में था, बराबर को उधर कर दिया, ऋण में हो गया। 360 में से हम लोगों ने 180 अंश घटा दिया, तो 180 अंश आया। ठीक है, यहाँ पे दो गुणा में था, भागा में भेज दिया, यहाँ पे 180 में हमने 2 से भाग दे दिया, आधा हो गया, 180 का आधा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को 90 अंश निकल कर आया, और तो हमने लिख दिया चतुर्भुज के शेष दो कोण 90 अंश का मान 90 अंश है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 या निम्नांकित चतुर्भुजों की आकृतियाँ खींचिए। ठीक है, इस तरह से हमें कुल 4 प्रश्न दिया गया है। चलिए हल हम लोग करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को, है ना। इसमें भी हम लोग हल करेंगे पहला प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एक समलंब बनाना है। ठीक है, समलंब। ठीक है, समलंब चतुर्भुज बनाना है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है ना, कि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, बस इतना डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसा चतुर्भुज बना देते हैं जिसमें बस एक भुजा ना, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर है, तो हो जाएगा हम लोग का समलंब चतुर्भुज। तो चलिए हम लोग ऐसा एक बना देते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, चलिए पेन से ही हम बना देते हैं, है ना। यहाँ पर एक इस तरह से हमने बना दिया, ये दोनों भुजाएँ तो आपस में समांतर हैं ही, यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, बस यहाँ पर मिला दीजिए, इन दोनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, ये हम लोग का बन, तो ये हम लोग का बन गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर रहेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये हो गया हम लोग का समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग का यहाँ पे बना दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज हम लोग को बनाना है सेकेंड में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेकेंड उत्तल चतुर्भुज। अच्छा, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? उत्तल चतुर्भुज में हम लोग ऐसा एक चतुर्भुज बनाएंगे ना, जिसमें देखिए अब यहाँ पर ये भी उत्तल चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ना चतुर्भुज के जो चारों अंतःकोण रहेंगे ना, सभी क्या होना चाहिए, 180 अंश से कम ही होना चाहिए। 180 अंश से जब भी कम रहेगा तो आपका एक उत्तल चतुर्भुज होगा, बस 180 अंश से आपको अधिक नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, जैसे इच्छा करे वैसे बना दीजिए, बस यहाँ पर आप बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि
मतलब 180 अंश से अधिक न कोण बने, ठीक है, कोई भी कोण 180 अंश से नहीं बने, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज में कोई भी कोण 180 अंश से अधिक नहीं है, तो ये हम लोग का उत्तल चतुर्भुज है। और चलिए नामकरण करके लिखना रहेगा तो हम नामकरण करके भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर नामकरण हम कर देते हैं। यहाँ पर चलिए ए बी, यहाँ पे सी डी हम बता देते हैं कि कौन सी इसमें भुजा है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में कौन सी भुजा आपस में समानांतर है, हम लोग लिख देते हैं भुजा, यहाँ पे ए बी समांतर का यही चिन्ह होता है, भुजा ए बी समांतर, यहाँ पे सी डी लीजिए या डी सी लिख दीजिए, हम लोग लिख देते हैं भुजा, चलिए सी डी लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हमने बता दिया कि ये वाली भुजा और यहाँ पे ये वाली भुजा क्या है, आपस में समांतर है। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज में ही होता है कि समूह भुजाओं का एक समांतर होना चाहिए। यहाँ पर भी हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ही नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे चलिए उत्तल चतुर्भुज लिख देते हैं, यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज ए बी सी डी में, उत्तल चतुर्भुज ए बी सी डी में प्रत्येक या सभी हम लोग लिख देते हैं, सभी अंतःकोण 180 अंश से कम है, ठीक है। यहाँ पर जो सभी कोण है ना, ये सब कोण क्या है, 180 अंश से कम है, ठीक है। इसी को बोल देते हैं उत्तल चतुर्भुज, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाले को हम लोग लिख देते हैं। थर्ड में हमें बनाना है ना अवतल चतुर्भुज बनाना है, हम लोग लिख देते हैं अवतल चतुर्भुज, ठीक है। अच्छा, अवतल चतुर्भुज क्या होता है, हम लोग को एक ऐसा चतुर्भुज बनाना पड़ेगा ना जिसमें क्या हो जाए कि एक कोण ना 180 अंश से भी अधिक हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको भी, ठीक है। ठीक है, हमने इस तरह से एक चतुर्भुज बना लिया। चलिए यहाँ पर नामकरण हम लोग कर देते हैं, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी नामकरण कर देते हैं और यहाँ पे डी, ठीक है। यह हम लोग का अवतल चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आपका जो यहाँ पे कोण सी है ना वह 180 अंश से अधिक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके यदि हम लोग सीध में यहाँ पे इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं ना तो 180 अंश बन रहा, लेकिन यहाँ पर 180 अंश से यहाँ पे अधिक बन रहा है, ठीक है। अंतःकोण की बात होती है, देखिए यहाँ पर यह कोण बन रहा है, यहाँ पर यह कोण बन रहा है, दोनों भुजाओं के मध्य में कोण। आप इस कोण को नहीं लेने लगेंगे, है ना, यह बाहर कोण हो जाएगा, ठीक है। अंतःकोण की बात होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो अंदर का कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना अंदर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि बाहर से इस तरह से कोण ले लेंगे, ठीक है, बाहर से नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अंतःकोण यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह अंतःकोण क्या हो जाएगा, 180 अंश से अधिक हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं अवतल चतुर्भुज। हम लोग लिख देते हैं अवतल चतुर्भुज ए बी सी डी हम लोग नामकरण किया है। ए बी सी डी में अवतल चतुर्भुज ए बी सी डी में हम लोग लिख देते हैं जो कोण सी है, कोण सी का, चलिए इस तरह लिख देते हैं हम लोग, का मान 180 अंश से अधिक है, ठीक है। यही होता है हम लोग का अवतल चतुर्भुज। 180 अंश से कम रहेगा तो उत्तल चतुर्भुज, 180 अंश से अधिक हो गया तो यहाँ पे हो गया हम लोग का एक ही कोण रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो कोण नहीं कर सकते आपकी 180 अंश से अधिक 180 अंश से अधिक, है ना, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ही होता है 360 अंश, तो दो कोण को तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहाँ पे एक ही हमेशा रहेगा। यहाँ पे लिख दिया हमने अवतल चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी का मान 180 अंश से अधिक है, ठीक है। ये अवतल चतुर्भुज हमने यहाँ पे बना दिया। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा में दिया हुआ है ना पतंग काइट की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक पतंग भी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं काइट, ठीक है। तो चलिए काइट किस प्रकार से बनता है ना, देखिए हम बनाकर आपको दिखाते हैं, फिर चलिए हम समझा भी देंगे आपको। यहाँ पे इस तरह से मैंने बना दिया, चलिए इसको थोड़ा हम और बढ़ा देते हैं और इसको हम इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है। तो देखिए यह हम लोग का बन गया काइट। काइट में क्या होता है ना कि जब भी हम लोग पतंग बनाते हैं तो यह वाली जो भुजा रहती है ना, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, यह वाली भुजा ना इस भुजा के बराबर रहेगी और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर रहती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं पतंग ए बी सी डी में
ए बी सी डी में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भुजा, इसमें सिर्फ भुजाएं बराबर रहती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे यह वाली भुजा ना, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर रहेगी, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर रहेगी, यही आपका पतंग होता है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं भुजा, यहाँ पे यह ए बी की बात करते हैं, भुजा ए बी बराबर भुजा, कोई समांतर नहीं रहता है इसमें, ठीक है, सिर्फ बराबर रहती है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो हम लोग लिख देते हैं भुजा ए बी बराबर भुजा ए डी, ठीक है, यह हो गया। और यहाँ पर इसको लिख देते हैं भुजा बी सी, यहाँ पे ये वाली भुजा बी सी बराबर भुजा यहाँ पे सी डी लिख देते हैं, ठीक है। यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ठीक है, यही होता है हम लोग का पतंग, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास 10 से हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।